चिंता का विषय है। अपनी कोशिश है इस बार की कुछ अच्छा कर जाएं, बड़े रिजल्ट दें स्कूल का, क्योंकि 12वीं क्लास है ये आपके जीवन में बार बार थोड़ी आएगी। हाँ जी, सभी लोग ध्यान से टॉपिक की तरफ बढ़ जाएं। अब शीत युद्ध का दौर, अपना जो समकालीन विश्व की राजनीति नामक पुस्तक का जो प्रथम अध्याय था शीत युद्ध का दौर, वो हम पढ़ रहे थे। और उस शीत युद्ध के दौर में हमने देख लिया था कि किस प्रकार 1945 से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर के 1961 तक कितनी ऐसी समस्याएं आई, कितने ऐसे मौके आए, कितने ऐसे दौर आए कि विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ रही थी, लेकिन आखिरकार वो युद्ध नहीं हुआ और वो शीत युद्ध के रूप में रह गया, यानी कि वो ठंडा ही रह गया और उसमें कभी भी आपसी संघर्ष या मैं कह दूं कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। हमने देखा था यहाँ पर कि बहुत सारी चीजें हुई थी। सबसे पहले हमने देखा था फुलटन भाषण हुआ था 1946 में, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल उनके द्वारा दिया गया। उसके बाद में ट्रूमैन सिद्धांत हमने देखा था 1947 में, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा। इन सब चीजों को दिमाग में वापस घुमाते रहा करो ताकि आपको ये याद रहे। एक बार अगर रट्टा मार के समझ करके छोड़ दिए और 5-7 दिन नहीं देखे ना, तो ये मान के चलना सारा सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई अपने आप में एक तपस्या है। अगर आप 1 साल तपस्या करो और 2 दिन छोड़ दो तो वो तपस्या भंग हो गई, फिर बाद में उसको वापस लाने में और उस स्तर तक आने में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यू इन चीजों को देखते रहा करो, जब भी मौका मिले एक दूसरे को सुनाते रहा करो, जब भी मौका मिले सुनते रहा करो। फायदा इसी में है, इसी से क्या वो चीजें याद रहती है और फिर बोर्ड एग्जाम में आपको अचानक इतनी बड़ी तैयारी करने का समय मिल भी नहीं पाएगा। इस वजह से आप लोग कंटिन्यूटी इनको बनाए रखें। ट्रूमैन सिद्धांत हमने देखा था 1947 की घटना है, ये आप सभी को पता होगी। इसके अलावा मार्शल योजना आपने देखी थी, अमेरिका के विदेश सचिव जॉन मार्शल के द्वारा पेश की गई योजना। उसमें यह कहा गया था कि अमेरिका और सोवियत संघ रूस के अधीनस्थ जितने भी देश हैं जो कि गरीब हैं, कमजोर हैं, असहाय हैं, वो सभी देश अमेरिका उन सभी की हेल्प करेगा, सहायता दी जाएगी। और 1948 से लेकर के 1952 तक उनके लिए विशेष सहायता पैकेज रखा गया था कि $12 अरब रुपए हम आपके लिए खर्च करेंगे। यानी कुल मिलाकर के अमेरिका का सोवियत संघ रूस का जो नियंत्रण, उस पर नियंत्रण करना और उसकी जो विचारधारा थी उस विचारधारा को खत्म करने के लिए इस प्रकार की योजना पेश की गई। इसके बाद में हमने देखा था कि 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने एक संगठन बनाया था, इसका नाम था नाटो। आप सबने देखा था, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके जवाब में सोवियत संघ रूस ने 1955 में 14 मई 1955 में एक संगठन बनाया था, इसका नाम था वार्सा पैक्ट। आपको ये ध्यान रखना है ये दोनों संगठन कब कब बने हैं, कैसे कैसे बने हैं और इनमें कितने देश शामिल थे, पहले कितने थे, जब वर्तमान में कितने हैं। नाटो में शुरू में कितने देश शामिल थे आपको पता होना चाहिए, और वर्तमान में कितने हैं इस बात का पता होना चाहिए। जबकि वार्सा पैक्ट जब बना था उसमें शुरू में कितने देश थे, 7-8 जो भी मैंने बताए थे, और जब बाद में जब वो टूटा 1991 में तब उसमें कितने देश शामिल थे। इन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्यूबा का मिसाइल संकट जो चल रहा था 1961 में, 1961 में, उसके बारे में हमने बातचीत की थी और आपको इस चीज का पता है ही कि क्यूबा का मिसाइल संकट किस वजह से उत्पन्न हुआ था। सोवियत संघ रूस ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में चेंज कर दिया था, वहां पर रासायनिक हथियारों की पूरी एक फौज खोल दी थी, वहां पर एक भंडार स्थापित हो गया था, वहां पर बड़ी मात्रा में सैनिक तैनात कर दिए गए थे। इन सब चीजों की वजह से ही शीत युद्ध भड़क रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं इसी शीत युद्ध के बीच में एक ऐसा काम भी हुआ है, ये जितनी घटनाएं मैंने अब तक आपको बताई है वो सारी घटनाएं शीत युद्ध को प्रोत्साहन देने के लिए, शीत युद्ध को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी। यानी उन घटनाओं को देख करके ऐसा लगता है कि वो सभी नेता ये चाहते थे कि युद्ध हो। सोवियत संघ रूस की घटनाएं देख लो चाहे अमेरिका की घटनाएं देख लो, इन सभी की एक ही सोच थी कि युद्ध करना है जैसे कैसे भी, लेकिन बाई चांस युद्ध नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच 1961 में एक ऐसा काम हो रहा था कि जो युद्ध को रोकने की बात कर रहा था, एक ऐसा कार्य हो रहा था जो मतलब शांति चाहता था, एक ऐसी शांति और ऐसी सुरक्षा चाहता था कि एक ऐसा विश्व हो जिसमें किसी प्रकार के झगड़े नहीं हो, किसी भी टाइप के रासायनिक हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाए और कभी भी मानव के लिए जन हानि और धन हानि की जो चीजें हैं अपनाई जा रही है वो खत्म हो जाए। इस प्रकार की योजना भी आपके यहाँ पर विश्व में चल रही थी। ऐसी योजना का आयोजन कर रहे थे कुछ देश का मतलब मैं कह दूं ऐसे देश जो बिल्कुल गरीब थे, या मैं ऐसे कह दूं कि ऐसे देश जो अभी अभी आजाद हुए थे, क्योंकि बेचारे इतने दिनों तक गुलाम थे। कई देश थे 2 महाद्वीपों में विशेष रूप से, एक तो एशिया महाद्वीप में, आपको पता अपना भारत देश एशिया में पड़ता है, और एक यूरोप महाद्वीप। इसके अलावा एक और महाद्वीप अगर अपन जोड़ लें तो ठीक है, लैटिन अमेरिका।
इस महाद्वीप में। ये 3 महाद्वीप विश्व के बड़े महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा तो एशिया है। आपको पता है विश्व में 7 महाद्वीप हैं, तो उनमें से एशिया सबसे बड़ा है। एशिया और यूरोप, इनके कुछ देश ऐसे थे जो गरीब थे, असहाय थे, विकसित नहीं थे, अविकसित थे। ये इन इन राष्ट्रों ने, इनको अभी भी आजादी मिली थी। जैसे मैं कह दूं कि इनमें एशिया में अपना भारत भी है, बिल्कुल उस समय गरीब देश था, कमजोर देश था। चीन भी है, पाकिस्तान तो आपको पता है भारत में शामिल था ही, तो इसमें पाक भी जोड़ दो, प्लस बांग्लादेश भी जोड़ दो। इस प्रकार से बहुत सारे देश थे, सैकड़ों की संख्या में देश थे जो एशिया महाद्वीप के थे, और इन सब पर पहले कोई ना कोई देश राज करता था। जैसे ब्रिटेन राज करता था अपने ऊपर, यानी ये गुलाम थे सभी। ऐसे ही यूरोप के भी कई ऐसे देश थे, इंडोनेशिया है, मतलब घाना है, युगोस्लाविया है, ऐसे देश थे जो किसी न किसी महाशक्ति के गुलाम थे। ऐसे ही ये जो लैटिन अमेरिका है, इसके भी कई ऐसे देश थे जो किसी न किसी के गुलाम थे। ये जितने भी गुलाम देश हैं, ये गुलाम देश चाहते थे कि शीत युद्ध नहीं, यानी बड़ी जो महाशक्तियां हैं वो तो चाहती थी कि युद्ध हो और अपन अपनी सत्ता स्थापित करें विश्व में। अमेरिका चाहता था कि मैं अपनी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको पूरे विश्व में लगा दूं, और सोवियत संघ रूस चाहता था कि मैं अपनी जो साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसको पूरे विश्व में स्थापित कर दूं। लेकिन ये कुछ देश ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हम ये युद्ध नहीं होने देंगे, हम शांति चाहते हैं, हम शांति से जीना चाहते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा है, उसमें कितनी समस्याएं हुई है, कितना हमारी मतलब जनता की और धन की हानि हुई है, तो वो हानि दोबारा नहीं हो, इस प्रकार से ये देश शांति चाहते थे। और इन देशों ने एक नया संगठन बनाया था, जिस संगठन का नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। आप आज हम बात करेंगे गुट निरपेक्षता की ओर। मैं इसको बीच में क्यों ला रहा हूं? मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि हम 1945 से लेकर के 1961 तक की घटनाएं पढ़ चुके हैं, और 1961 में एक तरफ हो रहा था क्यूबा का मिसाइल संकट, यानी एक तरफ ऐसी बात हो रही थी कि युद्ध करना है, दोनों देश एक दूसरे के लिए तैयार थे युद्ध करने के लिए। लेकिन उसी समय में 1961 में ही बेलग्रेड में एक ऐसी बात भी हो रही थी कि युद्ध नहीं होने देना है, जैसे कैसे भी युद्ध से अपने आप को बचाना है, सुरक्षित रखना है, विश्व को जिंदा रखना है। तो एक ही समय में दो अलग अलग विपरीत बातें हो रही थी। एक तरफ तो क्यूबा का मिसाइल संकट चल रहा था, जहां पर अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे थे उस समुद्र में बीच में, और एक तरफ एक ऐसी शांति की बात की जा रही थी कि युद्ध नहीं हो तो सबसे अच्छा है। तो आज हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की, क्योंकि ये बीच में ही चल रहा है, 1961 की बात है, तो मैं पहले इसको चलाना चाहूंगा, आप सभी लोग ध्यान में देख लें। अपने पहले पाठ में इसका कहीं ना कहीं जिक्र भी है, तो इसको आप उस हिसाब से समझ लें। गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने आप में ये एक आंदोलन था। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका शॉर्ट नाम है नाम, शॉर्ट नाम इसका नाम ही है भाई, NAM। N का मतलब नॉन, A का मतलब अलाइनमेंट, और M का मतलब मोमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, पहले इसका अर्थ समझ लो आप, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गुट और निरपेक्ष। ये जो शब्द है गुट, इससे तात्पर्य है वो दो महाशक्तियां। कौन कौन सी महाशक्तियां? उस समय विश्व में दो ही गुट थे, आपको पता है। एक तो था USSR का, यानी सोवियत संघ रूस का, और एक था नाटो का, यानी अमेरिका का। यानी ये जो अमेरिका और ये जो रूस है, इन दोनों के जो गुट बने हुए थे विश्व में, उन गुटों की बात यहाँ पर की जा रही है। आप सभी लोग ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि दो गुट थे उस समय विश्व में, पूरा देश दो गुटों में बटा हुआ था, आधा इधर आधा इधर। जबकि इन दोनों के अलावा भी कुछ ऐसे देश बचे हुए थे जो ना तो इसमें जा रहे थे न इसमें जा रहे थे, वो अपना अस्तित्व खुद अकेला स्वतंत्र रखना चाहते थे, वो किसी के में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि उनसे दूरी रखना, सापेक्ष का मतलब होता है कि उनमें मिल जाना। सापेक्ष का अर्थ होता है उनको मानना, उनकी जो उनके अनुयायी बन जाना, या उनके समर्थक बन जाना, या उनके साथ में हाँ में हाँ मिलाना। और ये जो है निरपेक्ष, इसका मतलब होता है कि उनसे अलग रहना, दूर रहना, उनमें शामिल नहीं होना। तो इसी आधार पर ये आंदोलन का नाम निकाला गया गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपके विश्व में आज तक 3 प्रकार की दुनिया हुई है, सभी लोग ध्यान से देख लेना। कई बार पूछा जाता है कि सेकंड दुनिया कौन सी है, तीसरी दुनिया कौन सी है, पहली दुनिया कौन सी है, इसे पूछा जाता है। सबसे पहले प्रथम दुनिया, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो सबसे ज्यादा विकसित है, जो सबसे ज्यादा, मैं ऐसे कह दूं कि उसकी अर्थव्यवस्था को माना जाता है, ऐसे देश को और ऐसे गुट को अपन कह सकते हैं प्रथम दुनिया।
और आपके भारतीय राजनीति के इतिहास में प्रथम दुनिया माना जाता है अमेरिका को। आप सभी लोग ध्यान से देखना, अमेरिका या मैं कह दूं नाटो में जितने देश शामिल हैं वो एक यूनिटी है, वो एक संगठन है, वो पूरा संगठन प्रथम दुनिया कहलाता है। इसके बाद में दूसरी दुनिया, ये माना जाता है रूस को, या अपन कह सकते हैं कि सोवियत संघ रूस को, ये है दूसरी दुनिया, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर ये है, इसके बाद में इनका नंबर आता है दूसरी दुनिया। और तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया में वो देश शामिल हैं जो ना तो अमेरिका में आते हैं, मतलब नाटो में आते हैं, और ना रूस यानी यूएसएसआर में आते हैं, दोनों में नहीं आते वो इन दोनों से अलग रहना चाहते हैं। और वो जो दूसरी दुनिया के देश हैं वो हैं अविकसित देश। अविकसित देश यानी उनका अभी तक विकास नहीं हुआ है, या मैं कह दूं अल्प विकसित देश, बहुत ही कम विकास हुआ है उनका। ये अमेरिका है फर्स्ट दुनिया, विकसित है टोटल, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इनके पास टेक्नोलॉजी, तकनीक, अर्थव्यवस्था, रासायनिक हथियारों का भंडार है, कोई कमी नहीं है। दूसरी दुनिया है वो विकसित होने के साथ साथ में विकासशील भी है, विकसित प्लस विकासशील, यानी विकास उनका पहले हो चुका है लेकिन अभी भी विकास करने में लगे हुए हैं, कर रहे हैं लगातार। अमेरिका वाले वो तो उनका तो विकास हो ही गया, उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी वो तो हमारे से 50 साल आगे। अपने मोबाइल यहाँ चल रहा है, अभी 2005-6 में अपन ने मोबाइल देखा है, आप लोग तो अभी 3-4 साल में देख रहे हो, जबकि अमेरिका के बच्चे आज के 50 साल पहले मोबाइल का इस्तेमाल करके छोड़ दिए, वो तुम्हारे से कई गुना आगे। हमारे यहाँ पर तो ये जितने भी आधुनिक चीजें हैं अपन जो इस्तेमाल मतलब कर रहे हैं आज इस जमाने में, वो जितने भी मॉडर्न चीजें हैं इनका इस्तेमाल अमेरिका आज से 50-60 साल पहले करके बहुत आगे निकल चुका है, याद रहिए। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि वो प्रथम दुनिया है। और ये जो दूसरी दुनिया है ये विकसित है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में अमेरिका है, और ये अमेरिका की बराबरी करने के लिए आज भी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम इनको विकासशील कर सकते हैं। जबकि थर्ड वर्ल्ड में यानी तीसरी दुनिया में ऐसे देश आते हैं जो बहुत ही कमजोर हैं, गरीब हैं, उनके पास रासायनिक हथियारों के नाम पर कुछ भी नहीं है, और दूसरी चीज उनके पास टेक्नोलॉजी, तकनीक तो न के बराबर है, जितनी तकनीक टेक्नोलॉजी चाहिए होती है वो हम ऊपर से लाते हैं यानी अमेरिका से लाते हैं। तो इस प्रकार के जो देश हैं वो अविकसित हैं और अपना विकास करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो तीसरी दुनिया में पढ़ाएंगे हम। तो मैं आपको बता दूं, ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चल रहा था, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चला रहे थे तीसरी दुनिया के देश, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि ये सभी इतने दिनों तक गुलाम थे, किसी न किसी के उपनिवेश थे, किसी के साम्राज्यवाद के शिकार थे, और साथ में वो जो चाहते थे उस हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहे थे। और बेचारे अभी 1940 से लेकर के 1950-60 तक आजाद हुए थे अभी। तो ये सब जो नए आजाद हुए हैं ये चाहते थे कि अपन किसी भी गुट में शामिल नहीं हो, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम किसी गुट में शामिल हो गए, मान लीजिए कि भारत की बात कर लें, अपन भारत अभी भी आजाद हुआ था, आपको पता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, धीरे धीरे समझ लो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, मुद्दा समझ में नहीं आ रहा हो, या मैं जल्दी बोल रहा हूँ या मैं जल्दी जल्दी दौड़ रहा हो, तो आप सभी लोग अपना माइक ऑन करके मेरे को कह सकते हो कि गुरुजी धीरे धीरे पढ़ा दो। हाँ, मैं धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ लेंगे। अपने को मुद्दा समझना है, बात समझनी है। अब समझने के लिए चाहे अपन धीरे पढ़े चाहे जल्दी पढ़े, इस बात का विषय ध्यान रखें। तो जैसे भारत की बात कर लें अपन, भारत अभी 1947 में आजाद हुआ है। चीन की बात कर लें, चीन 1949 में आजाद हुआ है। पाकिस्तान की बात कर लें, 1947 में इसी के साथ में आजाद हुआ है। बांग्लादेश की बात करें, 1971 में जाकर के आजाद हुआ है। इस प्रकार से जितने भी ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो सभी 1940 से लेकर के 1960 के बीच में नए आजाद हुए हैं बेचारे। कितने दिनों वो गुलाम थे, इस बात का ध्यान रखना। 20 सालों में तीसरी दुनिया के सैकड़ों देश, या मैं कहूं उनकी संख्या दहाई में है, 60-70 देश के समथिंग, वो नए आजाद हुए थे और वो पहले गुलामी देख चुके थे, वो किसी देश के अधीन रह चुके थे। उनको पता था कि गुलामी कितनी खराब चीज है और इसमें कितने दुख उठाने पड़ते हैं, कितनी समस्याएं होती है, ये उनको पता था, एहसास था। इसीलिए ये देश इन गुटों में शामिल होना नहीं चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि अगर हम किसी भी एक गुट में हो गए, होना तो एक में ही है, दोनों में हो नहीं सकते, तो किसी भी एक गुट में शामिल हो गए तो पहली समस्या तो ये रहेगी कि लोग हमें इस दृष्टि से देखेंगे कि ये भी युद्ध करना चाहते हैं, जबकि अपने पास युद्ध करने के लिए तो कोई सामान है ही नहीं, अपने पास हथियार तो है ही नहीं, अपने पास और कोई चीजें तो है ही नहीं, तो अपन कैसे युद्ध कर सकते हैं।
तो ये डर रहे थे इस चीज को। जैसे मान लीजिए कैसे डर रहे थे वो बात आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए कि भारत सोवियत संघ रूस से दोस्ती कर लेता, तो बताइए अमेरिका इसका दुश्मन होता कि नहीं? अमेरिका तो इसका दुश्मन हो जाता। या मैं कह दूं कि भारत अमेरिका से दोस्ती कर लेता तो रूस इसका दुश्मन हो जाता। और फिर अगर मान लो दोनों में से कोई भी एक देश इनका दुश्मन हो जाता और ये किसी न किसी एक से मित्रता कर लेते, तो मित्रता करने वाला देश इनको वापस गुलाम बना सकता था। ये इनको डर सता रहा था। इसलिए सता रहा था कि बरसों सालों बाद, मतलब कई सालों बाद में, 100 150 साल तक की गुलामी भोगने के बाद में अब तो हम जाकर के आजाद हुए हैं। और आजाद होते ही अपन 2-4 साल हमने जिंदगी जी ली है और हम वापस किसी दूसरे बड़ी महाशक्ति का या बड़े देश का या किसी संगठन का दामन थामेंगे, तो बताओ क्या गारंटी है कि वो देश अपने को स्वतंत्र छोड़ देगा? कोई गारंटी नहीं है। वो अपने को गुलाम भी बना सकता है। तो अपन वापस गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे। इसीलिए हम इनके पास नहीं जाना चाहते। यानी इसीलिए इन्होंने ये तय किया तीसरी दुनिया के देशों ने कि हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम किसी के गुट में शामिल नहीं हो। पहला कारण तो इनका ये था क्योंकि जानते थे कि दोबारा गुलाम न बढ़ जाएंगे। दूसरा इनका कारण क्या था? अलग ही आंदोलन चलाने का। दूसरा कारण ये था कि ये सभी गरीब थे। ये आप पहले भी देख चुके हो, पहले मैं कई बार बोल चुका हूं, भाई सब गरीब थे। और गरीब देश को अन्य जो विकसित देश हैं, अमीर देश हैं, उनके सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना उनके सहयोग के गरीब देश अपना विकास नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे मान लो भारत का उदाहरण ले लो, हर चीज आप अपने इंडिया पर लेकर के देखो। उस समय हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था। अपन बिल्कुल ऐसा आए थे। ऐसी स्थिति में हमें ये चीजें प्राप्त करनी है, क्योंकि जैसे जैसे संसार आगे बढ़ रहा है, विकसित देश आगे बढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, उनमें नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। कौन देश चाहेगा कि अपन खुद तरक्की ना कर रहे हैं? सभी चाहेंगे ना। ये चीज हम सभी सोचते हैं। जैसे मान लीजिए अपने गांव में कोई एक फैमिली तरक्की कर रही है साहब, उनके पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं, साधन संपन्न है वो, सुविधा संपन्न है वो, तो हम भी चाहेंगे, हमें भी इस प्रकार की अपेक्षा होगी कि हम भी उसके जैसे बने और उससे आगे निकले। या कम से कम मूलभूत जो चीजें हैं, जरूरी आवश्यकता की जो चीजें हैं, वो तो कम से कम अपने इकट्ठा करें। अब इकट्ठा कहाँ करें? खुद के घर में तो उत्पन्न कर नहीं सकते। इस वजह से फिर हम किसी दूसरे की सहायता लेते हैं। वैसे ही ये तीसरी दुनिया के देश गरीब थे और ये अपना विकास करना चाहते थे। और विकास करना चाहते थे इसीलिए ये किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। क्योंकि अगर मान लो किसी को दुश्मन बना लोगे तो फिर वो आपकी हेल्प क्यों करेगा भाई? बिल्कुल नहीं करेगा। इस वजह से भारत ने और जो देश हैं गरीब भारत के समकक्ष, उन सभी ने सोचा कि हम इन गुटों में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम किसी गुट में शामिल हो गए तो फिर बताइए वो जो दूसरा गुट है जिसमें शामिल हो गए वो तो अपनी हेल्प कर देगा, लेकिन जो दूसरा गुट है ना, विपक्षी गुट है, वो अपनी सहायता नहीं करेगा। तो अगर वो अपनी सहायता नहीं करेगा तो सारी चीजें रूस तो दे नहीं सकता, क्योंकि सारी चीजें इसके पास नहीं है, और सारी चीजें अमेरिका भी नहीं दे सकता। तो अपने को दोनों से इस प्रकार का व्यवहार रखना है कि नहीं तो दोनों अपने दुश्मन बने, नहीं दोनों अपने खास मित्र बने। यानी कि बिल्कुल चुपचाप रहना है इनके मामले में। ये दोनों अगर झगड़ा करते हैं तो करने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश करो कि चुप हो जाए तो बढ़िया, अगर चुप नहीं हो तो मरने दो। लेकिन आप दोनों में से किसी के पास मत जाओ। जरूरत पड़े तब जाओ, आराम से बातचीत करो और जो आवश्यकता हो वो ले लो। इसीलिए तीसरी जो दुनिया है उनके देशों ने इनमें से किसी के भी एक के साथ में दोस्ती नहीं की। इस वजह से नहीं की कि हम दोनों से ही सहायता ले लेंगे, अमेरिका से भी ले लेंगे और रूस से भी ले लेंगे, ताकि अपना काम चल जाएगा। क्योंकि अगर किसी एक को दोस्त बना लिया तो दूसरा दुश्मन हो जाएगा, और जो दुश्मन हो जाएगा वो सहायता भला क्यों करेगा। इस वजह से इन्होंने एक नया संगठन बनाया जिस संगठन का नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो आज हम इसी की बात करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना आप कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत के जो प्रधानमंत्री थे, आपको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब चला है? 1961 में। उस समय भी प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, क्योंकि 1963 वो 4 में जाकर के उनका देहांत हुआ था, तब तक प्रधानमंत्री वही थे। और उन्होंने पूरे विश्व में उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया था, एक ऐसा काम किया था जो किसी देश के नेता ने नहीं किया। ये बड़े बड़े जो देश थे, बड़े बड़े जो मैं कह दूं कि महाज्ञानी हैं या विकसित हैं या पैसे वाले हैं या रासायनिक हथियार उनके पास भंडार पड़े हैं, ये बड़े ज्ञानी थे, वो झगड़ा करने में अपना एनर्जी और अपना समय खर्च कर रहे थे। जबकि आपके भारत देश के छोटे छोटे देश बेचारे हैं, ये तीसरी दुनिया के छोटे छोटे गरीब देश, एकदम कमजोर देश, खुद का विकास करने में और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने में लगे हुए थे। ये देख लीजिए आप कि छोटे देशों की कितनी अच्छी सोच है। जबकि ये जो बड़े थे, ज्ञानी थे, ये महान थे, ये सब महान एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ने में मरने में अपना समय खराब कर रहे थे। इनको भी पता था इस चीज का कि ये रासायनिक हथियार किसी को नहीं छोड़ने वाले।
रासायनिक जो हथियार होता है, बंदूक की गोली होती है, वो कभी भी ये नहीं देखती कि ये अपना स्वामी है या ये अपना दुश्मन है, वो ये नहीं देखती। बंदूक की गोली चाहे जिसने बनाई हो, उस बनाने वाले व्यक्ति की भी पहचान नहीं करती, बंदूक की गोली उस पर भी चल जाती है। इसी हिसाब से ये दोनों ही देश है ना, इनको पता था कि रासायनिक हथियार किसी के दोस्त नहीं होते, वो सबके दुश्मनी होते हैं या मानव मात्र के लिए घातक ही होते हैं। उसके बावजूद भी ये दोनों रासायनिक हथियारों का निर्माण कर रहे थे, आविष्कार कर रहे थे, रात दिन एक ही काम कर रहा होता था इनका, हथियार बनाना, वो करना, ये करना, बम बनाना, अणु बम बनाना। किसके लिए? एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग करने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग कर तैयार रहते थे, बस भाई जब आवश्यकता पड़े तुरंत बम छोड़ दो। लेकिन इन कुछ ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं, इनकी वजह से, या मैं कह दूं कि उनके आपसी डर की वजह से ये मामला युद्ध तक नहीं पहुंचा, वरना वो रासायनिक हथियार इन खुद स्वयं के लिए भी घातक होते और तीसरी दुनिया के लिए तो घातक होने ही थे, क्योंकि तो गरीब थे, इनके लिए तो वैसे घातक होने थे। तो इस वजह से तीसरी दुनिया के अविकसित, गरीब, कमजोर और अभी ही नव स्वतंत्र हुए देशों ने एक अपना नया संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। कि चाहे आप महाशक्तियां हमें कितना भी प्रलोभन दे दो, आप हमें कितना ही लोभ दे दो, लालच दे दो, हम आपके गुटों में शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे कि आपके ये जो गुट हैं वो सैन्य शक्ति की वजह से बने हैं, आपके ये जो गुट हैं वो युद्ध करने की वजह से बने हैं, आपके ये जो गुट हैं, आपके अंदर जो महत्वाकांक्षा है उस महत्वाकांक्षा को लागू करने की वजह से बने हैं। और आपके ये जो गुट हैं, इनकी वजह से पूरा विश्व संकट में आ सकता है। इस वजह से हम कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, हम अलग ही रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, और स्वतंत्र रह करके ही अपना खुद का विकास करेंगे, और साथ में आप जो युद्ध कर रहे हो उस युद्ध को होने से रोकने का प्रयास भी करेंगे। यही सोच थी इन देशों की, और इसी वजह से इन्होंने एक नया संगठन चलाया था, इसका नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। चलिए अब बात करते हैं आंदोलन की, इसके बारे में जो भी मेन चीजें हैं मैं आपको समझा दूं। बहुत ही अच्छी बढ़िया चीज है, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब तक आप पॉलिटिकल पढ़ोगे तब तक पूरी जिंदगी में काम में आने वाला है। आप 12वीं में पढ़ लो, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल में, हर जगह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कुछ ना कुछ अंश मौजूद हैं, और आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिंदा है। बड़ी बात यह है, और हर कंपटीशन के एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखें इसको। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पीछे 3 व्यक्तियों की सोच थी। अगर वो 3 व्यक्ति नहीं होते तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं होता। और मैं तो ये कह दूं कि अगर वो 3 व्यक्ति नहीं होते और गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी नहीं होता, तो हो सकता है कि शीत युद्ध वास्तविक युद्ध में बदल जाता, क्योंकि इन लोगों ने, इन ये जो देश थे, इन देशों के नेताओं ने जैसे कैसे भी प्रथम और सेकंड दुनिया को आपसी टक्कर में आने से और युद्ध करने से रोकने में बहुत बड़ा काम किया है इन लोगों ने। इसी वजह से नहीं हुआ, वरना अगर ये भी इनके जैसे सोचते, या मैं कह दूं कि नाटो में शामिल जो देश थे, जो भी थे 8, 10, 12, 15, और जो सेकंड ना क्या वार्सा पैक्ट उसमें शामिल जो देश थे 8, उनके जैसे अगर ये भी सोचते कि हम भी किसी न किसी में शामिल हो जाएं, तो फिर समझदार बचता कौन विश्व में? सारे ही ऐसे बस 2 गुटों में शामिल हो जाते, पूरा विश्व पूर्णतया बढ़ जाता, और पूरा विश्व अगर बढ़ जाता तो फिर तो युद्ध की बातें होती। इस वजह से ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध को रोकने में कारगर रहा, इस बात का विशेष ध्यान। यह आंदोलन चलाया था 3 व्यक्तियों ने, मैं आपको बता दूं, सभी लोग ध्यान से सुनना, मात्र 3 व्यक्तियों ने। सबसे पहले नाम आता है भारत का। यहाँ पर आप अपने देश पर और अपने नेता पर गर्व महसूस कर सकते हो कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इतना गजब काम कर दिया। भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सोच इन्हीं की थी, जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और मैं कह दूं कि सबसे लंबा कार्यकाल जिन्होंने कार्य किया वो प्रधानमंत्री। और ये भी ध्यान रखना, ये जो गुटनिरपेक्ष शब्द है, ये गुटनिरपेक्ष शब्द भी पंडित नेहरू ने दिया था इस आंदोलन के लिए। ये शब्द भाई इसके लिए गुटनिरपेक्ष निकालो आप। एक तो ये आदमी था, इसके अलावा एक देश है मिस्र, आपने खूब नाम सुना होगा। मिस्र के राष्ट्रपति थे आप सभी, नाम देख सकते हो और पढ़ सकते हो, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं, गमाल अब्दुल नासिर, ये थे मिस्र के राष्ट्रपति। इसके अलावा एक देश है युगोस्लाविया, इसके थे मार्शल टीटो। इन सब के नाम याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
मार्शल टीटो। अब नाम अटपटे हैं, बाकी आप चाहो तो याद रख सकते हो, मैं भी तो रख रहा हूं इसे। 3 व्यक्ति थे, भारत के पंडित नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो। इन तीनों व्यक्तियों की सोच शुरू से ही ये थी कि अपन है ना, जो कुछ भी हो जाए चाहिए, इस गुट में तो शामिल नहीं होंगे, ना तो अमेरिका में होना है ना रूस में होना है, क्योंकि ये तीनों नए नए आजाद हुए थे बेचारे। और इनकी सोच भी यही थी कि अपन ऐसा संगठन बनाएं ताकि युद्ध हो ही नहीं। हालांकि ये संगठन डायरेक्ट काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सरकार नहीं है। युद्ध रोकने के लिए ऑलरेडी एक संगठन बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है पहले से, वो उसका काम है। लेकिन इनकी तो सोच ये थी कि हम उनके गुट में शामिल नहीं होंगे ना, तो ये मान के चलिए कि अपन युद्ध रोकने में कुछ ना कुछ भूमिका निभा रहे हैं। तो इन्होंने अपना स्वतंत्र काम करने की सोची। इन्होंने सबसे पहले ये विचार कब आया इनके दिमाग में, इन्होंने 1956 में एक सम्मेलन हुआ था, बांडुंग सम्मेलन। मैं आपको बता दूं, बांडुंग सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन है, इंडोनेशिया में है ये। बांडुंग सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन है जो कि एशिया और यूरोप के जो नव स्वतंत्र देश हैं, यानी जो अभी अभी आजाद हुए हैं, उन स्वतंत्र देशों को किस प्रकार से अपना शासन चलाना है, किस प्रकार से अपना विकास करना है और किस प्रकार से अपने देश के भीतर की व्यवस्था को बनाए रखना है, बचाए रखना है, इन मुद्दों पर बात करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 1956 में। नाम क्या था? बांडुंग सम्मेलन। इसलिए आयोजित किया गया था कि अपन भाई कितने दिनों तो हम गुलाम थे, जो अपना शासनाधिकारी था या जो देश अपने ऊपर राज कर रहा था, उसकी समस्या थी शासन का संचालन करना। वो उसके जैसे जिम्मे आए वैसे शासन का संचालन कर रहे थे। लेकिन अब हम आजाद हो गए हैं, अब अपना पर्सनल मामला है, अब अपने देश को कैसे चलाएंगे हम, कैसे इसका विकास करना है, कैसे उन्नति करनी है, कैसे तरक्की करनी है, कैसे जो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, ये सब चीजें अब इनको खुद को सोचनी है। और कोई भी आदमी जो नया नया जिम्मेदारी लेता है, वो ऐसा तो है नहीं भी बिना सोचे समझे काम करता है, वो कुछ ना कुछ सोचता है, अपने जो जो लोग हैं उनसे पूछता है भाई क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा रास्ता अपनाएं कौन सा नहीं अपनाएं। इसी प्रकार से ये जो नए देश थे, ये सभी आजाद होने के बाद में कि अब हम किस प्रकार से काम करेंगे, अब हम किस प्रकार से अपने देश का संचालन करेंगे, अब हम किस प्रकार से जो वैश्विक समुदाय है, जो अमीर देश है, उनके साथ में अपना संबंध कैसे रखेंगे, किस प्रकार से हम उनसे सहायता लेंगे, किस प्रकार हम उनको सहायता दे सकते हैं, इन सब बातों पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन रखा गया था 1956 में, और उसका नाम था बांडुंग सम्मेलन। इस सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस बांडुंग सम्मेलन में ही इन तीनों व्यक्तियों ने कह दिया था कि हम एक संगठन बनाएंगे और उस संगठन का नाम होगा गुट निरपेक्ष, यानी जो कभी भी गुटों में शामिल नहीं होता है। ये बात इन तीनों ने उसी समय कही 1956 में। जब इन्होंने ये बात कही, उस समय 2 व्यक्ति और थे जिन्होंने इस बात का समर्थन कर दिया, खुले रूप से समर्थन कर दिया। 2 व्यक्ति और थे, 2 के नाम और लिखूंगा मैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और अब 2 व्यक्ति और आएंगे, फोर्थ और फिफ्थ। एक तो थे इंडोनेशिया के सुकर्णो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, और एक थे घाना के, घाना देश का नाम है, घाना की शासनाधिकारी वामे एनाक्रुमा के नीचे रह है एनाक्रुमा, घाना के वामे एनाक्रुमा। नाम याद रखना भाई, अटपटे हैं, अपने जैसे नहीं नाम, स्पेशल नाम है इनके, क्योंकि देश ऐसे, देश भी देखो, इधर तो भारत है, इधर देखो घाना है, तो अलग अलग टाइप के देश, अलग अलग टाइप के नाम, आप सब लोग याद रहे। अब कोई पूछे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कितने लोगों ने चलाया, तो अब 3 का नाम नहीं 5 का बताना है। 5 थे के साहब, ये थे, 2 और शामिल हो गए, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना आप लोग, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो तो आपको पता होना चाहिए, लोग तो जो सामान्य जानकारी रखते हैं ना और सब्जेक्टों के होते हैं, उनको तो ये पता रहता है, वो अगर पढ़ते हैं तो ये पता रहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन 5 लोगों ने चलाया है। जबकि पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी, उसको गहरी अंदरूनी जानकारी होनी चाहिए, तो वो ये बताएगा कि 5 ने नहीं चलाया है, 3 नहीं चलाया। पहले तो भारत, मिस्र, युगोस्लाविया के 3 लोगों ने चलाया है, बाद में 2 ने तो इसका समर्थन किया है, और समर्थन करने के बाद में ये भी मुख्य धारा में आ गए, फिर उसके बाद में जाकर के जुड़े। तो इस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हो गए, ये याद रखना, नेतृत्वकर्ता जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। आप ये मत मान लेना कि केवल ये 5 ही देश थे क्या,
पहली बार में 25 देश आए थे, लेकिन मुख्य तो यही थे ना, कोई ना कोई तो मेन होता ही है, तो ये मुख्य थे, इस वजह से इनका नाम पहले आता है, बाकी और तो सब गौण है, मुख्य नहीं है। चलिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नेतृत्व करता ये हो गए 5। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई है, जड़ रखी गई है 1956 में बांडुंग सम्मेलन में। अब चलते हैं, बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब से हुई और ये कब से मुख्य धारा में आया, कब से इसने काम करना शुरू किया, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम सम्मेलन की। या ऐसे कर लो ना आप लोग, इसको यहां तक का उतार लो, फिर मैं पूरा बोर्ड वहां से शुरू कर दूंगा। मेरी बात सुन रहे हो तो आप ये उतार लो, ये उतार लो, फिर मैं आगे चलता हूं। सुन रहे हो, चले गई? ज्यादा देखने के चक्कर में। हाँ जी, अब बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम शिखर सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन जो हुआ है उसमें तो केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ करने की, शुरू करने की या आगाज करने की बात कही गई है, लेकिन आगाज कब किया गया है, प्रारंभ कब किया गया है, वो बात करूंगा मैं। सबसे पहले प्रथम शिखर, जहां पर भी बात आ जाए ना शिखर सम्मेलन, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी आंदोलन के जो मुख्य नेता हैं, यानी कि जो उच्च स्तर है, उस उच्च स्तर के लोग बैठ करके जो सभा करते हैं ना, उसको अपन कहते हैं शिखर। शिखर सम्मेलन यानी कि इसमें बड़े से बड़े जो नेता हैं, उनसे बड़े कोई नेता है ही नहीं, वो बैठ करके अगर सभा कर रहे हैं तो वो शिखर माना जाएगा। तो प्रथम शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कहां हुआ, कब हुआ, वो बात करते हैं। 1 सितंबर को सभी लोग बैठे एक जगह 1961 में। उधर आपको पता है 1961 में क्यूबा का मिसाइल संकट चल रहा था। सोवियत संघ रूस क्यूबा में अपने सैनिक, क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदल रहा था, अपने हथियार वहां पर पहुंचा रहा था और अपने सैनिकों की तैनाती वहां पे कर रहा था। और इस बात को लेकर अमेरिका चिंतित था कि सोवियत संघ ये क्या कर रहा है, रूस ये क्या कर रहा है। उसी समय तीसरा एक काम हो रहा था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आगाज 1 सितंबर 1961 को कहां हुआ, बेलग्रेड में। बेलग्रेड, बेलग्रेड कहां है, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया का नेता कौन था, बता दिया मैंने, मार्शल टीटो, बताया था ना, उस यूगोस्लाविया। 1 सितंबर 1961 को सभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मानने वाले, समझने वाले, इसका समर्थन करने वाले जो भी लोग थे, जो भी शासनाधिकारी थे, लोग का मतलब आम जनता नहीं जाएगी, देश का नेता जाएगा, बस इसका मतलब देश चला गया। तो ये सारे लोग बेलग्रेड में इकट्ठे हो गए और इनमें 5 तो मुख्य थे, याद रखना, 5 का नाम तो आपकी जबान पर होना ही चाहिए। भारत के पंडित नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनाक्रुमा। ये 5 तो थे ही, इनके साथ में और भी देश शामिल हो गए। उन सब ने बैठ करके एक सभा की और उस सभा में यही बात कही कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है और हमें ये जो युद्ध की घटनाएं होने को जा रही है और इस प्रकार से जो थर्ड विश्व युद्ध शुरू होने की बातचीत हो रही है, इस पर हमें नियंत्रण स्थापित करना है, अपने स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना है, हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें किसी के लोभ में झांसे में नहीं आना है, चाहे अमेरिका हमें कितना ही लोभ दो, चाहे रूस हमें कितना ही प्रलोभन दो, हमें उनके चक्कर में नहीं आना है। और हमें उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का विरोध करना है, हमें किसी भी बड़ी महाशक्ति का गुलाम बन करके अपने देश में सैनिक अड्डे स्थापित नहीं करने हैं, हमें किसी प्रकार के रासायनिक हथियारों का प्रयोग नहीं करना है, किसी प्रकार के रासायनिक हथियारों का आविष्कार भी नहीं करना है और इनको बढ़ावा भी नहीं देना है। अगर कोई देश ये आविष्कार करता है और इस प्रकार के काम करता है तो हमें उस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करना है। दूसरी चीज, ये दोनों महाशक्तियां शीत युद्ध के दौरान कहीं भी सीधी टक्कर में आती हैं, युद्ध करती है, तो हमें उनको रोकने का प्रयास भी करना है। यानी देखिए आप कि युद्ध करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं देंगे, दोनों अच्छी चीजें हैं जो कि यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश कर रहे हैं। देखो, इसमें जब ये सम्मेलन हुआ था, कहने को तो ये फर्स्ट सम्मेलन है, पहला सम्मेलन, पहली बार में तो लोग बात को समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, लेकिन इस फर्स्ट सम्मेलन में भी कितने देश शामिल हुए थे, ये देखिए आप, यहाँ पर मैं लिख देता हूं शामिल देशों की संख्या 25 देश इस सम्मेलन में पहली बार में शामिल हो गए और सदस्य बन गए, इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली।
अब कोई भी देश किसी भी गुट का सदस्य बनेगा तो उसकी कुछ ना कुछ तो शर्तें होंगी। आप भी जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में एडमिशन लोगे तो उसकी कुछ ना कुछ तो शर्तें होंगी। भाई आपको इसे यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको टीसी देनी पड़ेगी, मार्कशीट देनी पड़ेगी, जाति मूल देना पड़ेगा, आपको टाइम लेना पड़ेगा, बहुत सारी शर्तें होती है। ठीक ऐसे ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी सदस्य बनने के लिए कई सारी शर्तें थी। कौन कौन सी थी वो देखो आप यहाँ। सदस्य देशों हेतु शर्तें, याद रखना आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं थी, कौन कौन सी शर्तें थी। योग्यताएं भी कह सकते हो, शर्तें भी कह सकते हो। कौन कौन सी थी देख लो इधर। ये 25 देश थे, इन सबको ये शर्तें माननी पड़ी। सबसे पहली कि जो भी सदस्य देश शामिल हो उस सदस्य देश को स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना होगा। ध्यान से समझ लो। पहले कर दिया गया कि भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वही देश आएगा जो कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करेगा। विदेश नीति का मतलब होता है कि किसी भी देश के द्वारा अपने आसपास में जो देश हैं उनके साथ में व्यवहार करना। जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ में कैसा व्यवहार है, भारत का बांग्लादेश के साथ में कैसा व्यवहार है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन, इनके साथ में कैसा व्यवहार है, ये व्यवहार हम किसी दूसरे को पूछकर नहीं करेंगे। अमेरिका क्या बोलता है उसकी नहीं सुनेंगे, रूस क्या बोलता है उसकी नहीं सुनेंगे, अपन खुद क्या चाहते हैं उसके हिसाब से व्यवहार करेंगे। जाहिर सी बात है, आप जहां रहते हो उसके इर्द गिर्द में और भी लोग रहते होंगे, इधर भी किसी का घर होगा, इधर भी किसी का मकान होगा, तो उनसे आप कैसा व्यवहार करते हो ये चीज आप अपने सरपंच से पूछने जाओगे क्या, या अपने मेंबर से पूछने जाओगे क्या, या आपके जहां पर एमएलए उनसे पूछने जाओगे क्या? ये उनका विषय नहीं है, ये आपका खुद का विषय है। ये आपका खुद का सेल्फ फैसला है कि आप क्या करते हो, अपने अपने जो आसपास लोग हैं उनके साथ में कैसा बिहेव करते हो। अगर आप इस मामले में स्वतंत्र होगे तो आप अपना अच्छा कर पाओगे। यही बात गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कही गई कि कोई भी देश, यहाँ पर वही देश आएगा जो अपनी विदेश नीति का खुद संचालन करता हो, किसी दूसरे की बात नहीं मानता हो। अगर हम अमेरिका की बात मान करके अपनी विदेश नीति का संचालन करेंगे तो इसका मतलब है कि अपन खुद अपने फैसले नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब अपन असफल हैं, और फिर अमेरिका हमें कोई भी चीज मनवा लेगा, कोई भी काम हमारे से करवा लेगा। इस वजह से पहली शर्त यह रखी गई कि जो स्वतंत्र विदेश नीति मानेगा वही हमारे गुट में आकर के शामिल होगा। किसी की बात मानने की और किसी के बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। पहला काम तो यही कर दिया गया। इसके बाद में नंबर 2, सदस्य देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल सही बात है कि जब हम किसी गुट में शामिल हो ही गए तो फिर गुटनिरपेक्ष कहां रह गए? अमेरिका के मित्र बन गए या रूस के मित्र बन गए तो फिर गुटनिरपेक्ष तो रही नहीं। गुटनिरपेक्ष का मतलब ही क्या है कि दोनों गुटों में शामिल नहीं होना है, खुद ही अलग ही रहना है, आजाद रहना है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त रखी गई। तीसरी शर्त, सदस्य देश उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोधी हो। यानी गुटनिरपेक्ष, हाँ पहले मैं ये समझा दूं, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है और साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है, दोनों ही महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं। उपनिवेशवाद का मतलब, दोनों का मतलब होता है किसी गरीब देश को गुलाम बनाना, तरीके अलग अलग है बस केवल। उपनिवेशवाद में अलग तरीका है, साम्राज्यवाद में अलग तरीका है। भाई ये दोनों ही वाद ऐसे हैं कि किसी गरीब देश को अपना गुलाम बना लेना। उपनिवेशवाद में क्या होता है, इसमें शक्तिशाली देश कमजोर देश में व्यापार करके बिजनेस करके उसको अपना गुलाम बनाता है, अपनी वस्तुओं का गुलाम बनाता है। साम्राज्यवाद में शक्तिशाली देश कमजोर देश पर युद्ध करके, आक्रमण करके, सैनिक शक्ति के द्वारा हमला बोल करके उसको अपना गुलाम बनाता है। ऐसी चीज क्या होती है? साम्राज्यवाद।
और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी देश जो है थर्ड वर्ल्ड के, तीसरे दुनिया के जो देश हैं, वो सभी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का संकट भोग चुके हैं। वो पहले उपनिवेशवाद के गुलाम रह चुके हैं। अपन खुद भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन ने यहाँ पर आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी खोल करके भारत को गुलाम बनाया था। और उससे पहले भी कई प्रकार की महाशक्तियां, कई प्रकार के लोग, तुर्की, मुस्लिम और भी कई लोग आपके भारत में आकर के साम्राज्यवाद के तहत यानी युद्ध करके आपके भारत पर आक्रमण कर चुके थे, उसको अपना गुलाम बना चुके थे। और जितने भी ये देश है ना, भारत ही नहीं, सभी देशों की बात कर रहा हूं मैं जो थर्ड वर्ल्ड में शामिल है, उन सभी के ऊपर उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद में से किसी न किसी एक के तहत उनको गुलाम बनाया गया। तो ये गुलामी भोगते आ रहे थे। इस वजह से इन्होंने सबसे पहली शर्त यही रखी है यहाँ पर कि देखो भाई, बात ऐसी है, अपन चाहे कुछ भी कर लें, स्वतंत्र विदेश नीति अपनी होनी चाहिए, गुट पे किसी गुट में शामिल अपन होंगे नहीं। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कभी भी उपनिवेशवाद का और साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं करना है। कोई भी देश अगर इन दोनों नीतियों में से किसी भी एक नीति के तहत किसी दूसरे देश पर हमला करता है या उसको गुलाम बनाता है, तो हमें उसका विरोध करना है, ऑब्जेक्शन करना है बराबर। हमें किसी भी कीमत पर अब किसी देश को गुलाम बनने नहीं देना है, क्योंकि हमने गुलामी की जो जंजीरें होती है उनको भोगा है, उनको सहा है, उनको जिया है। तो हम किसी भी कीमत पर ये दोनों चीजें लागू नहीं होने देंगे। ये इनकी तीसरी शर्त थी। चौथी शर्त, सदस्य देश किसी भी बड़ी ताकत से सैनिक समझौता नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट बात, सारी इंपॉर्टेंट है भैया, कोई भी इसमें अनइम्पोर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप तो। सदस्य देश काय के सदस्य, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश किसी भी बड़ी ताकत का मतलब होता है कोई बड़ा देश। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका और रूस, यही है बड़े देश, बड़ी ताकतें यही है। इन बड़ी ताकतों से सैनिक समझौता नहीं करेंगे। सैनिक समझौता कैसा, कि ऐसा कैसे करते हैं मैं बताऊं सैनिक समझौता कैसे। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और आपको पता है ये चीज मैंने शायद पहले पिछली बार 11वीं क्लास में थोड़ी सी मैंने स्पष्ट भी की थी, शायद आपको याद आ जाए तो, कि 1971 में जब अपने यहाँ पर आपातकाल लगा था, मैं आपको आपातकाल पढ़ा रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1962 में, 1971 में, 1975 में 3 आपातकाल लगे थे अनुच्छेद 352 के तहत। ये बातें मैं आपको बता रहा था। उस दौरान पाकिस्तान के 2 पार्ट थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान है वो पश्चिमी था, और अभी जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पर आक्रमण किया था, हमला किया था, और वहां के लोग आपके भारत देश में आ गए थे शरणार्थी के रूप में, डर के मारे। करीबन 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ के समथिंग लोग आपके भारत में आ गए थे, और यहाँ पर आकर के उन्होंने शरण ली थी भारत की बचने के लिए। उस दौरान हमने मतलब अपने भारत देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति से जाकर के रिक्वेस्ट की थी सहायता देने के लिए, भाई आप हमें सहायता दो। किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान वहां पर हमला कर रहा है, तो हम आपकी सहायता चाहते हैं। वहां पर अमेरिका ने मना कर दिया था सहायता देने के लिए। फिर हमारे यहां से इंदिरा गांधी अमेरिका से वापस आकर के रूस के पास चली गई थी, और रूस से जाकर के बोला था कि आप हमें सहायता दो, क्योंकि अमेरिका ने तो मना कर दिया, वो तो पाकिस्तान का सहायता कर रहा है, तो आप हमारा सहयोग कीजिए। इस प्रकार का जो समझौता होता है ना, उसको कहते हैं सैनिक समझौता। कैसे सहायता कीजिए, मतलब क्या की सहायता, पैसे नहीं देने, कि जब पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करे तो आप हमारा साथ दोगे, यानी कि आप अपने सैनिक हमारे यहां पर भेजोगे युद्ध करने के लिए। अगर पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने दिया तो आप ध्यान रखना, आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार की 20 वर्षीय संधि की थी इंदिरा गांधी ने रूस के साथ में, भारत ने रूस के साथ में 20 वर्षीय संधि। इसका मतलब है कि 20 साल तक अगर अमेरिका या पाकिस्तान में से कोई भी हमारे ऊपर हमला बोलता है तो आप अपने सैनिक यहां पर भेजोगे हमारी सहायता करने के लिए। इस प्रकार का जो समझौता होता है ना, उसको अपन कहते हैं सैनिक समझौता, याद रखना। और ये जो सैनिक समझौता होता है ये युद्धों को बढ़ावा देता है, जाहिर सी बात है बढ़ावा देता है। और हमने भी ये गलती की है, ऐसी बात नहीं है कि हम गुटनिरपेक्ष नहीं है। इन पर बहुत सारी चर्चाएं होंगी, जब इसका पार्ट आएगा तब बहुत सारी चर्चाएं होंगी कि गुटनिरपेक्षता असली रूप में है क्या। लेकिन अभी जो इसकी मूल भावना है वही समझो आपको, क्योंकि ज्यादा फिर कचरा हो जाएगा एक तरीके से।
तो मैं तो केवल ये समझा रहा हूं अभी कि सैनिक समझौता क्या है। सैनिक समझौता यही है कि कोई भी देश अगर वो कमजोर महसूस कर रहा है अपने आप को, तो वो किसी दूसरे शक्तिशाली देश से जाकर के अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए उससे सहायता मांगता है कि अगर हमारे ऊपर हमला हो तो आप हमें सैनिक सहायता देना, आपके सैनिक हमारे यहाँ पर युद्ध करने के लिए भेजना। इस प्रकार का समझौता सैनिक समझौता कहलाता है और ये एक प्रकार से युद्ध को बढ़ावा देता है। बढ़ावा ऐसे देता है कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का साथ तो अमेरिका दे रहा था और हम अकेले हो गए थे वहां पर, क्योंकि उधर तो पाकिस्तान प्लस अमेरिका दो देश हैं, वो दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे और हम अकेले रह गए, कमजोर रह गए। तो कमजोर रह गए तो युद्ध कैसे करेंगे? तो हमने जाकर के रूस का दामन थाम लिया, भाई आप हमारा साथ देना। तो अब जो ही उन्होंने हाँ कर दी कि हाँ दे देंगे साहब, युद्ध तो होने दो, तो फिर अपना उत्साह बढ़ गया। इधर अपना उत्साह बढ़ गया, उधर अमेरिका और पाकिस्तान ये बात सुन करके नाराज हो गया कि भारत ने रूस से समझौता कर लिया। नाराज हो गया तो उसका गुस्सा और ज्यादा बड़ा हो गया कि अब तो देखते हैं इसको युद्ध में हराएंगे। तो इस प्रकार के सैनिक समझौते युद्ध को बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की ये सोच थी कि कोई भी सदस्य देश जो कि इसका सदस्य बनेगा वो किसी भी बड़ी महाशक्ति से सैनिक समझौता नहीं करेगा, क्योंकि एक तरीके से सैनिक समझौता करना युद्ध को बढ़ावा देना है। 4 शर्तें हो गई साहब। 5वीं और लास्ट शर्त है, सदस्य देश किसी भी शक्ति के कहने पर, शक्ति के कहने पर अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डे की स्थापना नहीं करेगा। यहां लिख देता हूं, स्थापना नहीं करेगा। बस देख लो भाई, ये दोनों चीजें, दोनों में सैनिक सैनिक आए, समझने का मैटर है, शब्दों में थोड़ा सा ही फर्क है। इसमें तो था कि समझौता नहीं करना, शर्त नहीं लगानी, संधि नहीं करनी कि आप हमारी सहायता करना, ठीक है, अलग मैटर है। इसमें यह कह रहा है कि सदस्य देश किसी भी शक्ति, शक्ति का मतलब वही कोई भी एक शक्तिशाली देश, कोई भी एक गुट, किसी भी शक्ति के कहने पर अपने क्षेत्र में यानी अपनी जमीन पर सैनिक अड्डे की स्थापना नहीं करेंगे, जो कि ऐसा किया था क्यूबा ने, आपको पता हो तो क्यूबा ने किया था। सोवियत संघ रूस के कहने पर क्यूबा ने अपने जमीन में, अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाया था और ये बात सभी गुटनिरपेक्ष देश जानते थे। तो उनको पता था कि शीत युद्ध में जितनी घटनाएं हुई उन सब में सबसे खतरनाक घटनाएं क्यूबा के मिसाइल संकट की वजह से हुई थी। वही था बस एक केवल कारण युद्ध होने का, और वो शीत युद्ध का चरम बिंदु था, उस समय युद्ध हो ही सकता था। इस वजह से पहले ही सचेत कर दिया इन्होंने कि आपको अपनी जमीन पर कोई भी महाशक्ति चाहे कुछ भी करे, उसके कहने पर अपनी जमीन पर सैनिक अड्डा नहीं बनाना है, क्योंकि इससे युद्ध को बढ़ावा मिलता है, आपको ऐसा काम नहीं करना है। इस प्रकार की शर्तें रख दी गई। ये 5 शर्तें हैं जो कि कोई भी गुटनिरपेक्ष देश में संगठन में आकर के शामिल होगा, इन 5 शर्तों को मानेगा वही शामिल होगा, और ये सभी 25 देश इन शर्तों को मान रहे थे। अब मैं आपको बता दूं, ये तो था फर्स्ट शिखर सम्मेलन, और मैं आपको बता दूं गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी जिंदा है, और मैं तो ये कह दूं कि जिंदा ही नहीं है, तीव्र गति से चल रहा है, और इतनी स्पीड से चल रहा है कि पूरे विश्व में केवल 2 ही संगठन हैं जो सबसे बड़े हैं। एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें 193 सदस्य देश हैं, अपने पूरे विश्व में करीबन 212 के समथिंग देश आप किताबों में पढ़ते होंगे, उनमें से 193 193 देश तो शामिल हैं यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, यानी वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। जबकि दूसरे नंबर पर आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नाम नॉन लाइन मूवमेंट, ये दूसरे नंबर पर आता है, जिसमें लगभग 125 देश शामिल, याद रखना आप। यानी अब आप ये समझ सकते हो कि ये वो संगठन है, ये वो आंदोलन है जो पंडित नेहरू ने चलाया था, जो सुकर्णो ने चलाया था, जो टीटो ने चलाया था, हैं, जो नासिर ने और वामे एना क्रुमा ने चलाया था। वो संगठन जो 25 देशों से शुरू हुआ था, या मैं कह दूं बांडुंग में वो जो 3 व्यक्तियों से शुरू हुआ था, हैं, वो 3 व्यक्तियों का संगठन 25 देशों के दौर से गुजरते हुए आज वो 125 देश तक हो चुका है। यानी 125 देश उसके इसमें गुट में शामिल हैं। हालांकि आज शीत युद्ध नहीं चल रहा है, आज हमारे यहाँ पर 2 महाशक्तियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी
ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन इतना जरूरी हो गया है अब कि करीब करीब सभी गरीब देश इसमें जाकर के शामिल हो गए। इतना ताकतवर और इतना इंपॉर्टेंट हो गया है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अब मैं बता दूं लास्ट अभी इस, हाँ मैं बात कर रहा था शिखर सम्मेलन की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये प्रथम हुआ था शिखर सम्मेलन इसका, हर 3 साल में एक बार इसका शिखर सम्मेलन होता है। और कहाँ होता है, कोई भी जो सदस्य देश हैं उनके राजधानी में कहीं हो जाता है। अपने दिल्ली में 2 बार हो चुका है, भारत की राजधानी में 2 बार हो चुका है। इस प्रकार जगह जगह हो जाता है। और अब तक इसमें लगभग 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं, 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 में। कहां हुआ था, अजरबैजान में हुआ था। अजरबैजान देश का नाम है, उसमें हुआ था। इस 2019 वाले 18वें शिखर सम्मेलन में 125 देश तो इसके सदस्य थे, याद रखना है। 125 देश तो थे सदस्य और 17 देश थे पर्यवेक्षक। शब्द को ध्यान से देखना, पर्यवेक्षक। इसका मतलब ये होता है कि ये तो इसके पक्के सदस्य हैं, ये तो कहीं जाएंगे नहीं छोड़ के। जबकि ये जो 17 हैं, ये 17 सदस्य भी देखने के लिए आए हैं, इसकी अच्छाई बुराई देखने के लिए आए, समझने के लिए आए हैं। जो ही समझ जाएंगे ये भी इसके सदस्य बन जाएंगे। जैसे नहीं होता अपने यहाँ पर कि 12वीं में तुम 8 स्टूडेंट हो और स्कूलें खुलते ही 4-5 और आगे साहब देखने के लिए आए के साथ है स्कूल, अगर सही पढ़ाई होती तो पढ़ लेंगे, नहीं छोड़ देंगे। ऐसे ही ये 17 देश इसके क्या हैं, पर्यवेक्षक हैं, चेक करने के लिए आए हैं कि अगर सही है तो हम इसकी सदस्यता ले लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये संगठन कितना बड़ा संगठन होने को जा रहा है। इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो मेन चीजें वो मैंने आपको बता दी। अब इसकी सफलता, इसकी उपलब्धियां, ये क्यों शुरू हुआ, इसकी और बातें अपन कर लेंगे बाद में। यहां तक आप मैटर उतार करके क्लास ऑफ करने की बात करें।